केंद्रीय वक्फ परिषद की स्थापना 1964 में की गई थी और ये भारत सरकार के अधीन संविधिक निकाय है जो कि वक्फ अधिनियम 1954 के तहत काम करता है। नया वक्फ बिल जो आया है, मुस्लिमों का हक और गरीबों का हक गरीबों को कैसा मिले, इसके लिए नया वक्फ बिल आया है और ये मुस्लिम समाज की तरक्की का बिल है, मुस्लिम समाज को शिक्षित करने का बिल है। लगभग हमारी 95% प्रॉपर्टी कब्जे में है, तो कब्जा दूर करने के बाद जो जमीनें खाली होंगी वहाँ पर हॉस्पिटल बनेंगे, शिक्षा के क्षेत्र में कार्य होगा, कॉलेजें बनेंगे और शॉपिंग मॉल बनेंगे। भारत सरकार की टीम लगातार आ रही है, हर जिलों में निरीक्षण किया जा रहा है कि कब्रिस्तान, ईदगाह, मस्जिद, इमाम बाड़ा, खानका, ये उनकी प्रॉपर देख रेख कैसी हो पाए और हम उनको कितना फंड देके कैसा डेवलप कर पाए। मुतवल्ली हजरात को बोल दिया गया था कि मस्जिदों को राजनीतिक अखाड़ा नहीं बनाए, मस्जिद इबादत की जगह है और इबादत की जगह रहना है। वहाँ से राजनीतिक बयानबाजी नहीं होना चाहिए, फतवे नहीं होना चाहिए और कानून के खिलाफ कोई बात आपको नहीं करना है। उनको उनके पद से हटा दिया गया कि उन्होंने नरेंद्र मोदी जी को जालिम कहा, भारतीय जनता पार्टी की जालिम सरकार करेगी। तो भारतीय जनता पार्टी तो सबका साथ, सबका विकास, सबकी तरक्की की बात करते थे। कुछ मुतवल्लियों को तो घर परिवार मस्जिद की कमेटी से ही चल रहा है। मेरे पास सबूत है, क्योंकि समाज की बदनामी होती इसलिए बोलना ठीक नहीं लगता है। जामा मस्जिद देख लीजिए, अभी हाउसिंग बोर्ड की मस्जिद भिलाई की देख लीजिए, वहाँ खून खराबा हो रहा है। मुसलमान तालीम याफ्ता होगा तो इबादत अच्छे से कर सकता है, मुसलमान तालीम याफ्ता होगा तो नमाज अच्छे से पढ़ सकता है, तालीम याफ्ता होगा तो कुरान शरीफ पढ़ सकता है। तो आज जो कौम तालीम के नाम से जानी जाती थी, तहजीब के नाम से जानी जाती थी, आज वो जहालियत के नाम से जानी जा रही है। नहीं, बिल्कुल इस्तकबाल है नरेंद्र मोदी जी, सबका साथ, बहनों को भी साथ में तरक्की होना चाहिए और भाइयों की भी तरक्की होनी चाहिए। तो शीघ्र ही वक्फ बोर्ड में हमारी बहनें आने का अनुमान है और विष्णुदेव जी की सरकार ने बोली है कि जल्दी से जल्दी एक आध दो बहनों का चयन कर वक्फ बोर्ड में सदस्य बनाया जाए। केंद्रीय वक्फ परिषद की स्थापना 1964 में की गई थी और ये भारत सरकार के अधीन संविधिक निकाय है जो कि वक्फ अधिनियम 1954 के तहत काम करता है और इसका सीधा मकसद राज्य वक्फ बोर्डों के कामकाज में सुधार, काम की कार्यप्रणाली और उनकी किस तरह की गुणवत्ता है और उनके जो अंदर इंटरनल क्या हो रहा है, इन सब की खबरें वो बखूबी रखता है। तो हम आज चर्चा करेंगे छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर सलीम राज से। तो जैसा कि हमने बताया कि छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सलीम राज हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे वक्फ बोर्ड से जुड़े कुछ सवालात हम इनसे करने वाले हैं और ये उसके जवाब हमें देंगे। तो सबसे पहले उनका स्वागत है। सर, आपका स्वागत है। बहुत बहुत साइन जी, बहुत बहुत मुबारक। मैं जानना चाहती हूँ कि वक्फ संशोधन विधेयक जो है संसद से पारित हो चुका है और इसके बाद अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या छत्तीसगढ़ में वक्फ की संपत्तियों पर जो कब्जा है वो हटेगा? नया वक्फ बिल जो आया है, मुस्लिमों का हक और गरीबों का हक गरीबों को कैसा मिले, इसके लिए नया वक्फ बिल आया है और ये मुस्लिम समाज की तरक्की का बिल है, मुस्लिम समाज को शिक्षित करने का बिल है। नया वक्फ बिल आने के बाद लगभग हमारी 95% प्रॉपर्टी कब्जे में है, तो कब्जा दूर करने के बाद जो जमीनें खाली होंगी वहाँ पर हॉस्पिटल बनेंगे, शिक्षा के क्षेत्र में कार्य होगा, कॉलेजें बनेंगे और शॉपिंग मॉल बनेंगे। उससे जो आमदनी होंगी वो मुस्लिम समाज की तरक्की के लिए शिक्षा के क्षेत्र में लगाया जाएगा। छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड ने एक ऐतिहासिक जो है वो कदम उठाया है। इसके तहत जो पहली बार वक्फ संपत्तियों का जो किराया है ऑनलाइन वसूलने का सिस्टम ऑनलाइन किया है, तो इसके लिए क्या कहना चाहिए? छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड ने, क्योंकि कुछ मुतवल्ली के द्वारा इसमें धोखाधड़ी होती थी और जालसाजी की जाती थी, जो मस्जिदों का जितना चंदा आता था उसका प्रॉपर हिसाब किताब नहीं रखना, मस्जिद की जो दूसरी जगह से वक्फ होती थी वक्फ लोग अपने व्यक्तिगत नाम से कर लिया जाता था, क्योंकि वक्फ तो अल्लाह की राह में होता है। क्योंकि कुछ लोग, जैसे पता चला है कि कुछ लोग वक्फ करने जा रहा है तो वह प्रॉपर्टी अपने नाम से करा लिया। ऐसे अनेक मामले भी सामने आए हैं जिनकी जांच जारी है। जांच करने के बाद उनकी प्रॉपर्टी को राजसात किया जाएगा। नए विधेयक के अनुसार जो है कि सर्वे किया जा रहा है संपत्तियों का राज्य स्तर पर। इन संपत्तियों में कितना यानी इनका एनालिसिस किया जाएगा और ये कितनी कहाँ किस अवस्था में कैसा पता लगाने का जो कार्य शुरू कर दिया गया है, क्योंकि केंद्र सरकार का ये निर्देश है, तो ये काम को कितना अभी तक के इम्प्लीमेंट हो चुका है? भारत सरकार की टीम लगातार आ रही है, हर जिलों में निरीक्षण किया जा रहा है कि कब्रिस्तान, ईदगाह, मस्जिद, इमाम बाड़ा, खानका, ये उनकी प्रॉपर देख रेख कैसी हो पाए
और हम उनको कितना फंड देके कैसा डेवलप कर पाए। जैसे बहुत से ईदगाह है, ईदगाह की आमदनी कुछ नहीं है और मेंटेनेंस में लाखों रुपए खर्च होता है और साल में 2 बार उपयोग होता है। तो वहाँ पर हम शादी के लिए क्यों नहीं दिया जाए, जिससे आमदनी बढ़ेगी। तो जो समाज का पैसा लगता है, समाज का पैसा नहीं लगे और आमदनी बढ़े, आमदनी के साथ तो शिक्षा के क्षेत्र में काम करें। और लगभग जो प्रॉपर्टी कब्जेधारी है उनको जो शासकीय गाइडलाइन है और जो कलेक्टर दर है उसके हिसाब से किराया तय करेंगे और उसके अनुसार किराया लिया जाएगा। ऐसे नहीं करने वालों को 3 महीने के अंदर बेदखल किया जाएगा या कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बिलासपुर में हुसैनी मस्जिद के मौलाना का एक कथित बयान जो है जारी हुआ था और ये जो वर्गलाने वाला था उसी श्रेणी में आता था, उसके लिए नोटिस भी जारी किया गया था। तो किस तरह की कार्रवाई इस पे की गई? पूर्व में मस्जिदों के मुतवल्ली हजरात को बोल दिया गया था कि मस्जिदों को राजनीतिक अखाड़ा नहीं बनाए। मस्जिद इबादत की जगह है और इबादत की जगह रहना चाहिए। वहाँ से राजनीतिक बयानबाजी नहीं होना चाहिए, फतवे नहीं होना चाहिए और कानून के खिलाफ कोई बात आपको नहीं करना है। सिर्फ कुरान और हदीस की रोशनी में बात करिए, हमको कोई आपत्ति नहीं है। कुछ जो पिछले हुसैनी मस्जिद के मुतवल्ली थे या जानकारी नहीं है, कोई बिलासपुर का थे, उनको उनके पद से हटा दिया गया कि उन्होंने नरेंद्र मोदी जी को जालिम कहा, भारतीय जनता पार्टी की जालिम सरकार कहेगी। तो भारतीय जनता पार्टी तो सबका साथ, सबका विकास, सबकी तरक्की की बात करते थे और क्योंकि समाज को दिग्भ्रमित करने का काम कुछ मौलाना लोगों के द्वारा किया गया है, वो गलत है। हम बोलते हैं कि आपको कुरान हदीस की रोशनी बात करिए, आपको राजनीतिक दुनियादारी से दूर रहिए। तो उसके बाद वहां के मुतवल्ली को वहां के पद से हटा दिया गया है और उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई चालू है। राज्य की ऐसी कई मस्जिदें हैं जहां पर कमेटियों को लेकर एक अखाड़ा सा माहौल बना हुआ है। किस तरह की पहल करेंगे कि एक तरफा वहां पर जो एक कमेटी रहे जो अच्छा काम करे, कौम के लिए करे, बढ़ चढ़ करके, मतलब वहां पर कोई पार्शलिटी ना हो? देखिए, अधिकतर मस्जिदों में जो बरसों से जमे हुए लोग हैं वो हटना नहीं चाहते। हटने के बाद उन्होंने ऑडिट नहीं कराते, कोई हिसाब किताब नहीं देते। तो कुछ मुतवल्लियों को तो घर परिवार मस्जिद की कमेटी से ही चल रहा है। मेरे पास सबूत है, क्योंकि समाज की बदनामी होती इसलिए बोलना ठीक नहीं लगता है। जामा मस्जिद देख लीजिए, अभी हाउसिंग बोर्ड की मस्जिद भिलाई की देख लीजिए, वहाँ खून खराबा हो रहा है। मस्जिद के इमाम साहब को समाज से बाहर कर दिया गया है, जो 22 साल से इमामत कर रहे थे। तो समाज से बाहर करने का अधिकार उनको तो नहीं है, उनको समाज से बाहर कर दिया। वहाँ पर 15-20 टाके लड़के को आए। तो कैसा मस्जिद को आप क्या बनाते? मस्जिद तो सुकून की जगह है, तो वहाँ सुकून की जगह ये इस टाइप के विवाद पैदा करते, इससे सामाजिक समरसता बिगड़ता है। तो हम चाहते हैं कि हर 3 साल में मुतवल्ली का चुनाव होना चाहिए और चुनाव नहीं भी होते तो आपस में बैठ के आप लोग तय कर ली। और कोई भी मुतवल्ली अब 2 कार्यकाल से ज्यादा का मुतवल्ली नहीं रह पाएगा। ये राज्य सरकार को भी हमने भेज दिया है और वक्फ बोर्ड से भी अनुमोदन कर दिया गया है कि कोई भी कार्य 3 साल मान 2 साल 6 साल से ज्यादा रह नहीं सकता 2 कार्यकाल से। आप एक जिम्मेदार पद पे हैं राज्य में, और क्योंकि जो मुस्लिम समुदाय है अक्सर जो है शिक्षा के लिए पिछड़ जाता है, तो ऐसा उनकी शिक्षा अच्छी बढ़े तो ऐसा वक्फ में कोई संशोधन है जो अभी नया उसमें लागू हुआ है? क्योंकि वो तो गिनती में नहीं आता, शिक्षा को तो उस पे जोड़ा ही नहीं गया है, क्योंकि कौम ही शिक्षा के लिए पीछे रहती है। तो आप क्योंकि जिम्मेदार पद पे हैं तो क्या पहल करेंगे कि शिक्षित हों जो भी बच्चियां हैं और जो बच्चे घर के हैं? देखिए, मुसलमान तालीम याफ्ता होगा तो इबादत अच्छे से कर सकता है, मुसलमान तालीम याफ्ता होगा तो नमाज अच्छे से पढ़ सकता है, तालीम याफ्ता होगा तो कुरान शरीफ पढ़ सकता है। तो आज जो कौम तालीम के नाम से जानी जाती थी, तहजीब के नाम से जानी जाती थी, आज वो जहालियत के नाम से जानी जा रही है। क्योंकि कांग्रेस ने लगातार मुसलमानों को वोट बैंक समझा और मुसलमानों को शिक्षित होने नहीं दिया। शिक्षित नहीं होने के कारण मुसलमानों को दिग्भ्रमित किया। हम चाहते कि मुसलमान शिक्षित हो और अपना अच्छा बुरा समझे। किसको वोट देना, किसको वोट नहीं देना, आप स्वयं निर्णय ले, फतवेबाजी से दूर होए। आने वाले दिनों में कुछ नई पहल सर? मैं कोशिश कर रहा है कि एक जो कामकाजी महिला है उनका हॉस्टल चालू करने का और एक नर्सिंग कॉलेज चालू करने का है कि चूंकि सऊदी अरबिया कंट्रीज में अल्पसंख्यक और मुस्लिमों की जरूरत है नर्सों की, और चूंकि 40,000 सैलरी है और 3 साल की ट्रेनिंग है, तो नर्सिंग कॉलेज चालू करने का अनुमान है। ये सत्र में चालू हो जाएगा।
देश के प्रधानमंत्री ने भी जो वक्फ में है महिलाओं की एंट्री को लेकर के भी एक बयान दिया था और उन्होंने भी सहमति प्रदान की थी। तो क्या वक्फ जो एक संस्था है उसे महिलाओं को, तो क्योंकि मुस्लिम कौम जो महिलाओं को नहीं आने देना चाहते, तो अभी ऐसा कोई पहल होगी, अगर वो चाहें तो उसमें एंट्री कर सकते हैं? नहीं, बिल्कुल इस्तकबाल है। नरेंद्र मोदी जी सबका साथ, बहनों को भी साथ में तरक्की होना चाहिए और भाइयों की भी तरक्की होना चाहिए। बात रही, वक्फ बोर्ड एक धार्मिक संस्था नहीं है, वक्फ बोर्ड एक प्रशासकीय इकाई है। प्रशासकीय इकाई होने के कारण गैर मुस्लिमों को भी इसका सदस्य बना सकता है और बहनों को भी इसका सदस्य बना सकता है। तो शीघ्र ही वक्फ बोर्ड में हमारी बहनें आने का अनुमान है और विष्णुदेव जी की सरकार ने बोली है कि जल्दी से जल्दी एक आध दो बहनों का चयन कर वक्फ बोर्ड में सदस्य बनाया जाए। अभी अभी हाल ही में मुतवल्ली या जो धार्मिक काम कराते हैं, निकाह वगैरह पढ़ाते हैं, उनके लिए पारिश्रमिक का एक ऐलान किया था, तो वो कितना यानी कहाँ तक पहुंचा और वो कितना उसको तय किया गया है? समस्त मुतवल्ली को एक आदेश जारी कर दिया गया है कि आप 11 रुपए से लेकर 1100 तक आपको लेना है। कोई खुशी से आपको पैसा देता था, वो कोई तकलीफ नहीं है। बिलासपुर का मामला है कि एक बच्ची का निकाह होना था, वहाँ के मौलाना साहब ने 5100 रुपये की फरियाद की है और उन्होंने बोले कि मैं तो 10 से 12 हज़ार में मेरी बच्ची की शादी कर रहा हूँ, 5100 रुपये नहीं दे पाऊंगा। तो वह इमाम के द्वारा निकाह नहीं पढ़ाया गया, निकाह बिना पढ़ाए वापस चले गया। तो दूसरे मौलाना को बुला के निकाह किया गया, जिनका निकाह रात को 10 बजे होना था वो सुबह 4 बजे हुआ। तो ये दादागिरी, इस्लाम में भी शरीयत में लिखा है कि निकाह को सरल करना, तो सरल करना वक्फ बोर्ड का भी फर्ज है और हमारी जमात का भी फर्ज है। उसके बाद खुशी से जो दे रहा है तो हमको कोई आपत्ति लीजिए, बाकी दादागिरी से पैसा किसी से नहीं लेना है। मुस्लिम कौम में ऐसे कई पाखंडी यानी जो इलाज वगैरह के नाम पर छलते हैं लोगों को, उनके लिए एक संदेश दे दीजिए। देखिए, इस्लाम में क्लियर लिखा कि आप इबादत करिए, इबादत से आप करेंगे तो आपकी रूहानी शख्सियत भी ठीक होंगी, आपका शरीर भी ठीक होगा और मन का सुकून मिलेगा। कोई बाबा झाड़ फूक से कुछ नहीं होता है, जो अल्लाह ताला ने चाह लिया वही होना, दुनिया की कोई ताकत नहीं। अल्लाह ताला जिसको इज्जत देना वो इज्जत दे के रहेगा। 2 पाँव वाले से क्या मांग, 2 पाँव वाला भी तो उसी से मांग रहा है, तो हम भी तो उसी से मांगे ना। एशियन के दर्शकों से कुछ कहना चाहेंगे? ये चूंकि एशियन चैनल एक सामाजिक के साथ नए नए मुद्दे उठाकर जो साहसिक कार्य करता है, ये मुबारक बात है। और शाहीन जी को तो मैं बरसों से देख रहा हूँ कि जो जहाँ नहीं पहुँच पाते वो आपकी पहुँच वहाँ तक है। तो एशियन चैनल के जो भी दर्शक है, पूर्णतः सच्चाई के साथ सच्चाई बात रखने वाले चैनल को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सलीम राज। हैं पेशे से ये डॉक्टर, लेकिन समाज सेवा में और अभी प्रदेश की सेवा में इन्होंने अपनी बहुत अच्छी अग्रणी भूमिका निभाते हुए लगातार आगे बढ़ रहे हैं। कौम को और सभी को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। अपना कीमती वक्त इन्होंने दिया। नमस्कार।